हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोक्सर मैथ्स। आज हम स्टार्ट तो कर ही चुके हैं, बट बात करते हैं आगे की कॉन्सेप्ट की, या इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2, लीनियर पॉलिनोमियल्स। कल हमने इसके बेसिक्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने सारी बातें कर ली थी कि क्या पॉलिनोमियल होता है, उसमें क्या वेरिएबल होता है, क्या कोफिशिएंट होता है, क्या डिग्री का मतलब होता है ना। ये सारी बातें हम कल कर चुके हैं। 1 घंटे की क्लास थी, उसके अंदर जितना हो सके उतना बेसिक से अपने स्टार्ट किया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज बात करते हैं हम कि सर ये चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इनको क्या करना है और इनमें क्या करना है। देखो, लीनियर पोलोमियल हमने कल पढ़ लिया। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। राजू वेंट टू ए शॉप। राजू एक दुकान पे गया। वेयर देर वर सील्ड बॉक्सेस। सील्ड बॉक्स का मतलब है कि बॉक्स है, उसके अंदर पेन्स है या पेंसिल्स हैं। वो बॉक्स सील है। सील का मतलब है उसमें जितने आते हैं, जैसे एक बॉक्स के अंदर 10 पेन आते हैं तो 10 ही है, ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा है। ठीक है। ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन सेल। द शॉप ओनर टोल्ड हिम, मतलब यहाँ पे जो बॉक्स है, वेयर द सील्ड बॉक्सेज ऑफ डिफरेंट कलर्स, कलर्स के बॉक्स हैं, जैसे रेड कलर दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है, ऐसे बॉक्सेज हैं। और द शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट द रेड बॉक्सेज हैव 4 पेन्स ईच। मतलब जो आपके पास रेड बॉक्स है, अच्छा, उस एक बॉक्स के अंदर, रेड बॉक्स में, वन बॉक्स के अंदर क्या है, 4 पेन है। ईच का मतलब हर एक बॉक्स में। एंड द ब्लू बॉक्सेज हैव 5 पेंसिल्स ईच। और आपके पास जो ब्लू बॉक्स है उसके अंदर, एक बॉक्स के अंदर क्या है, 5 पेंसिल ईच है। देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम जो होती है ना, इनको बड़ा समझ के सुनना होता है पहले, या आप खुद पढ़ लो। हर एक वर्ड का मतलब समझना होता है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें हर एक वर्ड का मतलब समझाऊं। अब सुनिए बड़े काम की बात। नाउ इफ राजू बोट एक्स रेड बॉक्सेस एंड वाई ब्लू बॉक्सेस, हाउ कैन यू क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटीज ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स। मतलब क्या है इस बात का। भाई आप दुकान पे गए, ठीक है सर, हम दुकान पे गए, आपको पता चला कि रेड कलर का जो एक बॉक्स है ना, उसमें 4 पेन है। हमने कहा ठीक है। और ब्लू कलर का जो एक बॉक्स है उसमें 5 पेंसिल है। आपने सोचा कि यार मुझे पेन भी चाहिए और पेंसिल भी चाहिए। तो मान के चलो, एक फॉर एग्जांपल है ना, हम यहाँ पे केस बनाते हैं कि आपने कहा साहब देखो 5 तो दे दो रेड बॉक्स, ओके, और सर 6 दे दो ब्लू बॉक्स, दुकान वाले को आपने कहा। तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास कितने पेन और पेंसिल है टोटल, टोटल क्वांटिटीज ऑफ पेन एंड पेंसिल। तो आपने कहा सर देखो 5 रेड बॉक्स हैं, एक बॉक्स में 4 पेन है, तो 5 बॉक्स में कितने पेन होंगे, 5 × 4। यस और नो भाई। अरे एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स। एक बॉक्स में 4 पेन, तो दूसरे बॉक्स में भी 4 पेन, तीसरे बॉक्स में भी 4 पेन, चौथे बॉक्स में भी 4 और पांचवे बॉक्स में भी 4। तो जब आप इनको प्लस करोगे तो मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। रिपीटिंग एडिशन है ना, रिपीटेड एडिशन बोल सकते हैं। तो उनको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। आपने कहा ठीक है सर, बात पकड़ में आ गई जो भी आप कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। वहीं अगर आपने 6 ब्लू बॉक्स खरीदे, आपको पता है कि एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल है, तो 6 ब्लू बॉल में कितनी पेंसिल होंगी, 6 × 5। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे, 5 × 4 20 होता है, 6 × 5 = 30 होता है, तो प्लस करके हम आंसर लिख देंगे 50। क्या बात क्लियर हुई। बट यहां पे क्या कह रहा है कि आप 5 रेड बॉक्स नहीं खरीद रहे, आप कितने रेड बॉक्स खरीद रहे हैं, एक्स रेड बॉक्स खरीद रहे हैं। क्या यहां पे बात पकड़ में आ रही है। देखो, एक्स रेड बॉक्स और वाई ब्लू बॉक्स। तो हमें कैसे लिखना है। हमने कहा कि देखो भाई, हमारे पास एक्स रेड बॉक्स खरीदे हमने, तो बताओ एक्स रेड बॉक्स में पेन कितने होंगे, टोटल पेन्स कितने होंगे। तो आपने कहा सर देखो एक बॉक्स में 4 पेन है, तो एक्स रेड बॉक्स में 4 × x, दैट इज 4x पेन हो जाएंगे। 4 × x को क्या लिख सकता हूँ, 4x लिख सकता हूँ, ये एक टर्म बन गई अपनी। सिमिलरली आपने वाई ब्लू बॉक्स खरीदे और आपको पता चला कि टोटल पेंसिल कितनी हो सकती है। बताइए कितनी पेंसिल हो सकती है, वाई ब्लू बॉक्स में कितनी पेंसिल हो सकती है। एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल है, वाई बॉक्स आपने खरीदे, तो क्या टोटल 5y हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ऑल्सो इफ ही गोट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री। अगर वो, जब वो सामान खरीद के चला, तो पीछे से दुकान वाले भैया ने आवाज लगाई, अरे सुनिए। बोले क्या। बोले चलो आपने इतने चीजें खरीदी हैं, 3 पेन फ्री दे देता हूं मैं। ठीक है। हाउ मेनी पेन एंड पेंसिल डिड ही गेट अलोग ऑल टुगेदर। मतलब एक साथ उसको कितनी चीजें मिली। तो देखो साहब, पहले उसको 4x पेन मिले, प्लस
5 पेंसिल मिली और लास्ट में चलते चलते उसको 3 पेन फ्री मिले, तो टोटल क्वांटिटीज इतनी हो गई क्या सारी मिलकर? यस और नो? तो ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। क्या मैं बेटा जी इसको लीनियर पोलिनोमियल बोल सकता हूं इन 2 वेरिएबल्स? कल अपन ने पढ़ा था ना लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, यहां पे लीनियर पोलिनोमियल 2 वेरिएबल में है, और इस 3 को क्या बोलेंगे अपन? कांस्टेंट टर्म। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और ये तीसरी टर्म है। क्या ये बात क्लियर है? चलो फिर देखो मजेदार बातें करेंगे। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें इतनी बातें ही कर रहा था वो। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। A rectangular garden of length L meter and width W meter has to be fenced and decorated. आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जो बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है रेक्टेंगुलर गार्डन। कलर ले लेता हूं, ये रहा रेक्टेंगुलर गार्डन। इस गार्डन में L मीटर लेंथ है, ऑपोजिट साइड इक्वल है, W मीटर ब्रीथ है, ऑपोजिट साइड इक्वल है। कह रहा है कि इसको फेंस करना और डेकोरेट करना है। हमने कहा कर देते हैं, अभी कर देते हैं, हम मजदूरी है ना, मजदूर है, लेबर है। क्या कह रहा है? ए वायर फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ। एक वायर्ड लेंथ लगाई, क्या लगाई गई है? वायर्ड फेंस। देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे वायर लगे हुए दिख रहे हैं तुम्हें? इस साइड में भी वायर लगे हुए दिख रहे हैं। ये वायर्ड मतलब जैसे तारबंदी करते हैं ना अपन घर पे, वो वाली बात है कि लेंथ के अलोंग आप तार लगा रहे हो, वायर लगा रहे हो, ठीक है। कोस्टिंग ₹100 पर मीटर, मतलब 1 मीटर के 100 रुपए लगने वाले हैं। हमने कहा ठीक है। एंड ए वुडन फेंस इज टू बी बिल्ड अलोंग विथ विड्थ। जो विड्थ है उसके अलोंग आप वुडन की कुछ लगा रहे हैं, मतलब लकड़ियां लगा रहे हैं वुडन से, उसको क्या कर रहे हैं? डेकोरेट कर रहे हैं। ओके, उसकी कॉस्ट है ₹80 पर मीटर। स्पेशल सीड हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन। अब उसके अंदर आप सीड लगा रहे हैं, इसके अंदर लगा रहे हैं, तो आपको देखो क्या समझना पड़ेगा। यहाँ पे 2 चीजें समझनी पड़ती है। जो फेंसिंग होती है वो बाउंड्री पे होती है, और अगर आप बीज लगा रहे हैं या जैसे बुआई कर रहे हैं ना, वो कहाँ करते हैं? हम अंदर करते हैं। अंदर मतलब एरिया के अंदर होता है। तो यहाँ पे 2 बातें पकड़ में आ गई, एक तो पेरीमीटर होता है और एक क्या होता है? एरिया होता है। अब मुझे एक बात बताओ, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सर पेरीमीटर निकालते हैं रेक्टेंगल का क्या, 2 ब्रैकेट L प्लस बी करके। ओके, एरिया कैसे निकालते हैं? L इंटू बी करके, लेंथ इंटू ब्रीथ करके। मैंने कहा ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं गार्डन के अंदर सीड्स लगाऊंगा, स्पेशल सीड्स, तो उसकी कॉस्ट क्या है? 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर के 50 रुपए लगेंगे, तो टोटल कॉस्ट बतानी है। इस चीज को हमें रिप्रेजेंट करना है। क्या बात समझ में आ गई? तो आपने कहा सर सुनिए, ये हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन, इसकी लेंथ है L और विड्थ, ब्रीथ को विड्थ बोला है इसने W से। ओके, यहां पे वायर लगाना है। क्या लगाना है? वायर। और यहां पे विड्थ में क्या लगाना है? वुडन। वुडन से डेकोरेशन करेंगे अपन, वुडन फेंस है ना, ठीक है, वुडन फेस लगाने। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? आपने कहा ठीक है सर, बात पकड़ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना है? मैंने कहा इसमें कोस्ट वगैरह की बातें हो रही है, सारी बातें आराम से करूंगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। वायर कितनी जगह पे लगा रहे हो आप? लेंथ पे लगा रहे हो, और 1 मीटर के कितने रुपए ले रहा है? 100 रुपए। और लेंथ की लंबाई कितनी है? L मीटर। यहां पे भी कितनी है? L मीटर। तो लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी बताइए? सर देखो लेंथ हो गई वायर की L प्लस L, दैट इज 2L मीटर। यस और नो? क्या ये बात क्लियर हुई? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर, 1 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी बता रहा है वो तुम्हें? ₹100। तो भाई साहब कितने कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी? कॉस्ट ऑफ वायर रिक्वायर्ड, वायर रिक्वायर्ड, जितना वायर तुम्हें चाहिए उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सर देखो 1 मीटर के 100 रुपए लग रहे हैं और हमें 2L मीटर चाहिए, तो 2L इंटू 100 हो जाएगी। और क्या मैं इसको रुपीज, देखो 2L इंटू 100, जब आप किसी वेरिएबल वाले टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो 200 से मल्टीप्लाई होके बन गया 200, और L साथ में चलेगा, तो कॉस्ट कितनी हो गई? 200L हो गई। सिमिलरली हमें क्या करना है? हमें सर वुडन फेंस की बात करनी है ना। तो लेंथ ऑफ वुडन फेस, वुडन फेंस कितनी होगी? अगेन आप कहोगे W प्लस W, तो ये हो जाएगी 2W मीटर। कितनी होगी बेटा जी? अब कॉस्ट की बात करें तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वुडन फेंस
1 मीटर वुडन फेंस करने की कितनी कॉस्ट बता रहा है वो? महंगी है क्या? नहीं सस्ती है सर, 80 रुपये बता रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, लकड़ी लगवा लेंगे फिर अपन तो चारों तरफ। तो कॉस्ट ऑफ वुडन फेंस कितनी आएगी बताइए भाई? वो हो जाएगी हमारी 2W × 80। अब बताओ क्या होगा सर? रुपीज का सिंबल लगा दो, RS भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 80 से, दैट इज 160, और W साथ में चलेगा। तो कॉस्ट कितनी हो गई? 160। क्या इतनी बात क्लियर है? W रुपीज हो गए। अब हमारे को सीट्स लगाने की बात कर रहा है वो। सीट्स कहाँ लगाएंगे भाई? एरिया में लगाएंगे। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन ही आई थिंक, एक बार चेक कर लेता हूँ। रेक्टेंगुलर गार्डन ही है, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो आप लिखेंगे रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रिथ, या विड्थ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं इसको L इंटू डब्लू बोल के LW बोल दूं? LW मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ, और सीट्स की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ सीट्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सीड्स सोन इन 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में बीज की बुआई करने की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपए। कितनी है? 50 रुपए। तो आप क्या लिखेंगे? सो कॉस्ट ऑफ सोन सीड्स इन गार्डन। गार्डन में सीड्स लगाने की कॉस्ट कितनी आएगी? तो आपने कहा सर देखो, 1 मीटर स्क्वायर के 50 रुपए, हमारे गार्डन का एरिया है LW, तो LW को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 50 से। अब यहाँ पे देखो LW के पास में कोई नंबर दिख रहा है तुम्हारे को? अगर कोई नंबर नहीं होता तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? 1। कोफिशियंट क्या कंसीडर करते हैं? 1। तो 150 से मल्टीप्लाई होके 50 बन गया, तो ₹50 LW। आंसर क्या आ गया? ₹50 LW। LB भी बोल सकते हैं, बी नहीं बोलेंगे, W ही बोलेंगे यहाँ पे। क्लियर हुआ? देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी बातें हैं। आपको सिंपली क्या करना सिखा रहा है वो, कि वेरिएबल और कांस्टेंट जो नंबर होते हैं उनसे खेलना सिखा रहा है ना। तो वो अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे ये बोल सकते हो आप सर ये एक तरीके की केस स्टडी है ना, ये भी बोल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ चीजों की, है ना, जो थिंक एंड रिफ्लेक्स दे रखा है। क्या कह रहा है? कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? देखो सर हमारे पास टोटल 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गए। जैसे एक आया हमारे पास 4x, ओके, एक आया 5y, फिर हमारे पास आया 4x + 5y + 3। आया था कि नहीं आया? ये एक केस हो गया। सेकंड केस में हमने एक चीज ऑब्जर्व करी। क्या ऑब्जर्व करी? कि सर देखो L + L हुआ 2L, फिर हुआ 200L, हुआ कि नहीं हुआ? एक आया 2L, एक आया 200L, 12 नहीं बोला मैंने, 2L बोला है, ठीक है ना। एक आया 2W और एक आया 160W। आपने कहा सर 2W भी आया, 160W भी आया, और लास्ट में एरिया से रिलेटेड दो बातें आई, LW आया और 50LW आया। LW आया और 50LW आया। ये हमारे पास कुछ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब मैंने कहा एक टर्म को भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, एक से ज्यादा टर्म्स के कलेक्शन को भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो ये सारे अपनी जगह अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इनमें कह रहा है कि टर्म्स पता कर पा रहे हो? मैंने कहा देखो ये एक सिंगल टर्म, ये एक सिंगल टर्म, इसके अंदर 3 टर्म है, एक तो है 4x, एक है 5y और एक है 3। सिमिलरली ये सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म, ये भी सिंगल टर्म, सिंगल सिंगल, सारी सिंगल टर्म्स ही यहाँ पे। तो कह रहा है वेरिएबल्स पता कर पा रहे हो? मैंने कहा इस टर्म के अंदर वेरिएबल है x, ओके, इस टर्म के अंदर वेरिएबल है y, ओके, 4x में y है, x ही है, ओके, इसके अंदर y है। एक बच्चा बोला अब बताओ सर यहाँ पे कौन है? मैंने कहा जब आपको ओनली एक नंबर दिखता है, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कांस्टेंट टर्म। क्या कहा जाता है बेटा जी? कांस्टेंट टर्म। अब इस कांस्टेंट टर्म में जो वेरिएबल है, अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे ये एक सिचुएशन थी, इस सिचुएशन में 2 वेरिएबल चल रहे थे, x और y। तो आप बोल सकते हो या तो x की पावर 0 इसके साथ होगा, या फिर y की पावर 0 होगा, या ऐसा हो सकता है x की पावर 0 y की पावर 0 दोनों साथ में है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। किसी भी नंबर की अदर देन 0 की पावर अगर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या आप यहाँ पे बता सकते हो वेरिएबल कौन है?
यहाँ पे बता सकते हो वेरिएबल कौन है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल एल डब्ल्यू दोनों है। सिमिलरली इसमें भी वेरिएबल कौन है, एल और डब्ल्यू दोनों। मतलब एक टर्म में कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, मैंने कहा यस बेटा, एक टर्म में कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, उनकी कितनी भी पावर हो सकती है। बट अगर हम पोलिनोमियल की बात करें तो पावर क्या होनी चाहिए। अगर तुमने पार्ट 1 देखा तो कमेंट करके बताना मुझे। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड हमें कह रहा है कोफिशिएंट क्या होता है। मैंने कहा कि देखो ये एक टर्म है, इस टर्म में एक वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसे कोफिशिएंट कहा गया है। तो यहाँ पे 4 एक कोफिशिएंट है, इस वाली टर्म में 5 एक कोफिशिएंट है, इस वाली टर्म में देखो यहाँ पे मैंने टर्म्स अलग अलग करके दिखाई थी, इसमें 4, इसमें बेटा जी 5 है, और ये तो कांस्टेंट टर्म है। फिर भी अगर तुमसे कोई पूछे कि इस कांस्टेंट टर्म में कोफिशिएंट कौन है तो 3 बोल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेरिएबल x की पावर 0, y की पावर 0 या x की पावर 0, y की पावर 0 तो है ही ना इसके अंदर, तो कोफिशिएंट 3 बोला जा सकता है। सिमिलरली आप इनके अंदर कोफिशिएंट्स ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे बेटा जी, कोफिशिएंट्स ढूंढेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखो कोफिशिएंट हो गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने कर लिए। नाउ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल 1। तुमने कहा कि ठीक है, कुछ डिफरेंट तो ज्यादा ये है कि देखो दोनों एग्जाम्पल की बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल 1, कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये आपके एग्जाम्पल 2 के हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जाम्पल 1 के हैं, तो डिफरेंट क्या है। सर डिफरेंट यहाँ पे ये कि यहाँ पे सभी सिंगल टर्म के, मतलब ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर मोनोमियल्स। क्या है बेटा जी, मोनोमियल्स। यहाँ पे 2 मोनोमियल थे, बट ये जो थर्ड वाला है ये क्या है, 3 टर्म्स का था, 1 2 3, तो इसे कहते हैं ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। ये सारी बातें अपन ने फर्स्ट पार्ट में की है कि व्हाट इज अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारी बातें फर्स्ट पार्ट में हो चुकी हैं अपनी, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमें कोई डायग्राम तो नहीं दिया हुआ है ना, बट हम इसको कर तो सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, मैं समझा सकता हूं, तुम्हें टेंशन मत लो। ए वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म रेक्टेंगल्स। मतलब आप घर पे एक वायर लेके आए जिस वायर की टोटल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर। अब इस वायर को तोड़ मरोड़ करके, है ना, मतलब तोड़ा तो नहीं, तुमने मरोड़ा, है ना, टर्न किया इसको, टर्न करके तुम इससे क्या बना रहे हो, रेक्टेंगल्स बना रहे हो। जैसे किसी बच्चे ने ये रेक्टेंगल बनाया, किसी बच्चे ने मान लो इसको टर्न करके थोड़ा ऐसे कोई रेक्टेंगल बना दिया। समझ पा रहे हो बात को, मतलब रेक्टेंगल, डिफरेंट रेक्टेंगल का मतलब क्या है यहाँ पे, डिफरेंट रेक्टेंगल्स का क्या मतलब है। यहाँ पे सिंपल सा मतलब बेटा ये है कि आपके पास जो रेक्टेंगल आप बना रहे हो उनकी लेंथ और ब्रीथ अलग अलग कर रहे हो। मतलब जैसे अब आपको कैसे पता चला सर कि लेंथ अलग ब्रीथ अलग की, मैंने कहा देखो भाई, लेंथ की जो वायर है वो वायर की लेंथ बाउंड्री पे आ गई है रेक्टेंगल की, मतलब ना तो लेंथ छोटा हुआ ना बड़ा हुआ, उतना ही किसकी, वायर को छोटा बड़ा नहीं किया तुमने, उतना ही है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा, पर क्या लिख रहा हूं भाई मैं, पेरीमीटर लिखना है मेरे को, आपके वायर का जो पेरीमीटर है या रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, लेंथ ऑफ वायर के इक्वल होना चाहिए। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए हमारे को। आपने कहा ठीक है सर, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। मतलब जितने भी मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा इस वायर की हेल्प से, उनका जो पेरीमीटर होगा उन रेक्टेंगल्स का, क्या वो पेरीमीटर इस लेंथ ऑफ वायर के इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड विड्थ 3 सेंटीमीटर। मतलब आपने एक रेक्टेंगल बनाया और जो रेक्टेंगल आपने बनाया उसकी लेंथ क्या है, 7 सेंटीमीटर है, और विड्थ या मैं ब्रीथ बोल देता हूं वो आया 3 सेंटीमीटर। वी कैन ऑल्सो हैव वन ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ क्या ली है अब आपने, 5.5 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ है 4.5 सेंटीमीटर। थिंक ऑफ ए फ्यू मोर वेज ऑफ फॉर्मिंग सच रेक्टेंगल्स। आपको कुछ और तरीके भी ढूंढने हैं या और भी ऐसे रेक्टेंगल सोचने हैं जिनका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर हो, और लेंथ और ब्रीथ कैसे निकालेंगे। कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल्स। क्या कोई आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। हमने कहा यार लिख तो देंगे, कैसे लिखेंगे देखो,
मैंने कहा कि मेरे पास जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को मैं एल मान लेता हूं और ब्रीथ को क्या मान लेता हूं बी। ये बात समझ में आ गई, लेट कर लिया अपन ने। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, पी से रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। आप चेक भी कर सकते हैं कि आपको जो दो केस दिए, फर्स्ट केस में लेंथ 7 है, ब्रीथ 3 है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 2 7 प्लस 3, ये हो गया 2 इंटू 10, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली पेरीमीटर किसके इक्वल आएगा, लेंथ ऑफ वायर के इक्वल ही आना चाहिए। सेकंड केस में आपके पास लेंथ जो है बेटा वो है 5.5 सेंटीमीटर और ब्रीथ जो है वो 4.5 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पे आप पेरीमीटर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी करके निकालेंगे। तो आप लिखेंगे 2 ब्रैकेट 5.5 प्लस 4.5, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट, देखो 5.5 में प्लस करना है 4.5। तरीका क्या होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल से पहले और बाद में जो क्वांटिटीज है उनको लिख दो। अब प्लस कर लो, 5 प्लस 5 10 होता है, 0 कैरी 1, यहाँ पे डेसिमल लगा डेसिमल की जगह। 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10, तो 10.0 को 10 बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 2 ब्रैकेट 10 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। तो आपने कहा ठीक है सर, पेरीमीटर तो जो भी आप कैलकुलेट करोगे वो सेम ही आएगा। मैंने कहा कि भाई मुझसे कह रहा है कि कोई एग्जाम्पल सोचो। मैंने कहा देखो भाई, मेरे दिमाग में क्या आया कि पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। मुझे पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ, ये ऐसे कैसे चल रहा है भाई, क्या ये लाइन लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर, लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी सर, ये तो सही बात है, आपने अभी कैलकुलेट करके दिखाया हमारे को। तो इसका मतलब दैट इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, पेरीमीटर की जगह मैं 20 लिख देता हूँ, इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। मतलब मैं लेंथ और ब्रीथ में एक रिलेशन निकालना चाहता हूँ, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के साथ, तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 20/2 इक्वल्स टू एल प्लस बी। तो बेटा जी आपकी एल और बी का सम क्या आ गया, 10। मतलब लेंथ और ब्रीथ की वैल्यूज का सम क्या आएगा, 10 आएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल गिवन था कि लेंथ की वैल्यू 7 है, एक काम करता हूँ टेबल बना देता हूँ ताकि तुम्हारे को बातें एकदम क्लियर रहे। यहाँ मैं लेंथ की वैल्यू लूंगा, यहाँ पे ब्रीथ की वैल्यू लूंगा, और यहाँ पे सम क्या आना चाहिए, सम विल बी इक्वल्स टू 10 आना चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन था 7 और 3, सम क्या आ रहा था, 10। हाँ, मतलब देखो हमारे पास पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, उससे पेरीमीटर से रिलेटेड एक लाइन पता चली, उसकी हेल्प से हमने पेरीमीटर की वैल्यू रखी और लेंथ और ब्रीथ में एक रिलेशन निकाल लिया। क्या निकाल लिया, रिलेशन। अब उस रिलेशन की हेल्प से हम ऐसे एग्जाम्पल सोच पा रहे हैं। मैंने कहा कि बेटा अगर मैं ऐसे लिख दूं कि लेंथ की वैल्यू 4 ले लेता हूं, ब्रीथ की वैल्यू 6 ले लेता हूं, ब्रीथ की वैल्यू 4 ले लेता हूं, तब भी सम 10 ही आएगा, 6 प्लस 4 10। आप एक बार चेक करके बताओ पेरीमीटर कितना आएगा, 2 इंटू एल प्लस बी के अकॉर्डिंग। अगर 6 और 4 लेते हैं, लेंथ की वैल्यू 6 ले लिया आपने, तो 2 ब्रैकेट 6 प्लस ब्रीथ की वैल्यू 4 है, तो भी तो पेरीमीटर 20 आ रहा है। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा बेटा अगर मैं लेंथ की वैल्यू 9.1 ले लूँ और ब्रीथ की वैल्यू 0.9 ले लूँ, तब भी इन दोनों का सम 10 ही आएगा। ऐसे तो बहुत सारे सेवरल एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। जैसे लेंथ की वैल्यू ले लूँ मैं 8.2 और ये हो जाए 1.8, तब भी तो इनका पेरीमीटर 20 आएगा, सम तो 10 ही आ रहा है, 8 प्लस 2 10 कैरी 1 9 10, हाँ सही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सोचे जा सकते हैं। क्या सर मैं 5,5 भी ले सकता हूँ? मैंने कहा यस, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, कोई दिक्कत नहीं है, सेम साइड भी ले सकते हो, लेंथ और ब्रीथ, है ना। बट कोशिश करना कि लेंथ की वैल्यू ग्रेटर देन ब्रीथ लो, इक्वल तक भी ठीक है, बट ऐसा मत लिख देना कि लेंथ 4 ले लेता हूँ ब्रीथ 6 ले लेता हूँ, वो थोड़ा अटपटा लगेगा, है ना। तो आपने कहा कि ठीक है सर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं। फिर हमसे कह रहा है कि कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल्स। जैसे भाई हमने एक रिलेशन बनाया कि लेंथ और ब्रीथ का सम 10 होना चाहिए, ये एक रिलेशन को फॉलो करेगा, इसकी हेल्प से हम डिफरेंट रेक्टेंगल सोच पा रहे हैं। तो हमने कहा कि एरिया के लिए भी ऐसा कुछ सोच पाओगे। हमने कहा देखो भाई, एरिया के लिए हम ऐसा लिखेंगे कि एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। ये मेरी मान लो इक्वेशन 1 है, यहां से मैं एल की वैल्यू निकालूं या बी की वैल्यू निकालूं, तो बाय इक्वेशन 1 एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी माइनस 10 हो जाएगी, या 10 माइनस बी, 10 माइनस बी होगी ऑब्वियसली, बी उधर जाएगा तो 10 माइनस बी लिखेंगे यहाँ पर, 10 माइनस बी। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा आपका, एल की जगह 10 माइनस बी लिख दीजिए और मल्टीप्लाई में बी लिख दो। अब इस बी से आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये जो बी है या तो इसको ऐसे लिखा जाता है या बेटा ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें कहीं पे,
मतलब ब्रैकेट के बाहर या तो आगे या फिर पीछे कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने का मतलब होता है कि वो जो ब्रैकेट की सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो बी यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10b हो गया, और b जब -b से मल्टीप्लाई हुआ तो -b हो स्क्वायर हो गया। तो हमने एक रिलेशन निकाला कि इस टाइप के रेक्टेंगल्स का एरिया कैसे निकालना पड़ेगा हमें, 10b - b स्क्वायर करके। और ऑब्वियसली देखो एरिया अलग अलग आ सकता है, जरूरी नहीं है सेम आए, है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। और यहाँ पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज योर रिलेशन। मेरे हिसाब से बात क्लियर है आपको। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा जी, तो आपने रिलेशन निकालना सीखा, लेंथ ब्रीथ का, और ये सब बातें, मतलब वेरिएबल और टर्म्स की बातें करना चाह रहा है। अब एक और हमें थिंक एंड रिफ्लेक्स दे रखा है, उसको पढ़ लेते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने कहा ढूंढ दिया भाई। देखो हमारे पास क्या आया था, l प्लस बी इक्वल्स टू 10 आया था, और यहाँ पे a इक्वल्स टू आया 10b - b स्क्वायर। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया, एरिया इक्वल्स टू 10b - b स्क्वायर। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक तो है 10b, क्या है टर्म 10b, अच्छा इस पावर में लग रहा है ना, चलो लिख देते हैं। एक टर्म है बेटा आपकी 10b और एक टर्म है आपकी -b स्क्वायर। भाई इस टर्म में वेरिएबल कौन है, b है। इस टर्म में वेरिएबल कौन है, b है, बट उसकी पावर 2 है। ओके, या b स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे मुझसे कोफिशिएंट पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में है तो 10 है यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, सर माइनस नजर आ रहा है सिर्फ। मैंने कहा नहीं, नंबर भी होता है तो -1 लेना होता है। क्या होता है, अगर आपको कभी भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नहीं दिखे, नंबर नहीं दिखे, तो 1 अज्यूम करना है। माइनस साइन है तो क्या अज्यूम करोगे, -1। कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन इन एग्जाम्पल 1 एंड 3। मैंने कहा यस। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 जो था हमारा, उस एग्जाम्पल में हमारी जो टर्म्स थी वो 4x 5y 4x 5y + 3, है ना, ये टर्म्स थी। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, ये एक था, ये एक था। मतलब मैं आराम से लिख के दिखाता हूँ, 4x 5y 4x + 5y + 3। और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में एक तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया था, और एक आया था l + b की वैल्यू 10 है ना। क्या आपको नजर आ रहा है कि सर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनमें कहीं पे इक्वल का साइन नहीं है, या फिर एक बात तो ये भी समझ में आती है, इक्वल का साइन नहीं है। मतलब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं और उनको इक्वल के साइन के साथ कनेक्ट किया जाए तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं बेटा जी इक्वेशन। क्या बन जाते हैं, इक्वेशन। जैसे यहाँ पे l + b एक एक्सप्रेशन है और 10 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ओनली नंबर इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इन दोनों को इक्वल के साइन के साथ कनेक्ट किया गया है, तो इक्वल के साइन के साथ कनेक्ट होते ही ये क्या बन गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे अगर 10b - b स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो कोई भी वेरिएबल जो आपको दिख रहा है उसके अंदर पावर 2 नजर आ रही है तुम्हारे, नहीं। तो हमने कहा कि यस, यहाँ पे डिफरेंस तो है कि यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर 2 है, बट एग्जाम्पल नंबर 1 में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे उनमें कहीं पे भी हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 नहीं दिखी, ओनली 1 थी। दूसरी बात, इक्वेशन फॉर्म भी दिखी हमें। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या दिखा है, एक इक्वेशन दिखा है ना, ये एक इक्वेशन होती है। ओके, तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें एकदम क्लियर है आपको। फिर भी कोई डाउट नजर आए तुम्हें कि सर कोई तो प्रॉब्लम है ना, जो हमें समझ में नहीं आई या दिक्कत कर रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ तक की बातों में अगर तुम्हें कोई पॉइंट ऐसा लगा जो समझ में नहीं आया या कुछ बेसिक बातें क्लियर नहीं हो पाई हैं, तो बेटा जी पार्ट नंबर 1 को देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, है ना। और आपको पूरे चैप्टर का बेसिक्स मिल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके, क्लियर है, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।